नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रिम्स में भर्ती एक मरीज के लापता परिजन का अब तक सुराग नहीं मिला है। 14 फरवरी से जमुई में आई एक मरीज का पति गायब है। परिजनों का आरोप है कि लखन सोरेन किसी दलाल के साथ ब्लड लेने ब्लड बैंक गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। दलाल ने ब्लड दिलाने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी। परिजनों का इस पर कहना है कि लखन सोरेन के पास 20,000 रुपए मौजूद थे। परिजनों ने लखन का अपहरण होने की आशंका जाहिर की है और इसे लेकर बरियातू थाने में मामला दर्ज करवाया है। लखन अपनी पत्नी मीना टुड्डू का इलाज रिम्स के सर्जरी विभाग में करा रहा था। वो बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है और पिछले 4 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। सोरेन जी कहाँ चले गए? कौन लेके गया? लखन सोरेन हमको बोला कि हमको जा रहे हैं ब्लड लाने के लिए, तो तुम रहो। वो तब हम आ गए तो वो तो नहीं है घर रूम में। तो मामी बोला कि तो हम बोले कि कहाँ गया ये थी ब्लड लेने के लिए, अभी तक नहीं आता है। तब मम्मी बोला है कि वो तो एक तो डॉक्टर ऐसा ऐसा बुला दिया। हाँ, तो कहाँ चल गया? ब्लड लेने के लिए गए थे, वो वहीं से गुप्त हो गए। वो तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं सर कैसे गुप्त हुआ। इस बार था इसमें वही कंपाउंडर लोग थे। वो लोग बोले कि यहाँ से आपको खून दिलवा देंगे। बन्ना गुप्ता जी उनसे मांग करेंगे कि रिम्स का सुरक्षा व्यवस्था का पोल खुल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए ताकि आने वाले मरीज के साथ साथ उसके परिजन को भी सुरक्षा मिले। किसी के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे यहाँ पे गरीब गुरबा लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके परिजन और दलाल जो यहाँ हावी है। हम लोग इस पर मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से। और देखिए, इस पूरे मामले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिम्स परिसर में दलाल हावी हैं? सवाल ये भी कि क्या पैसे दो खून लो का ये पूरा खेल चल रहा है? और सवाल ये भी कि क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि इस घटना के 4 दिन बीत चुके हैं। और इस पूरे मामले को लेकर रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रूपाली, देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही, कितने बड़े अस्पताल, रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में दलाल हावी हैं? आखिर ये संभव कैसे हो पा रहा है? क्या अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर अस्पताल प्रबंधन को जानकारी होते हुए भी ये सब कुछ खेल चल रहा है? अब जमुई जैसे बड़े जिले से अगर झारखंड के रिम्स में कोई इलाज कराने आ रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा अस्पताल रिम्स है। और यही वो सर्जरी वार्ड है जहां पर जमुई जिले से आए एक औरत मीना टुड्डू नाम की भर्ती है, अपना इलाज करवाने आई है और उनको खून की आवश्यकता थी। डॉक्टर ने खून लाने को कहा था और उनके परिजन जो पति हैं वो खून लाने ब्लड बैंक गए थे, जो और वो खून नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से वो खून दलाल के चक्कर में पड़ गए। उनको आखिरी कॉल उनकी तरफ से आया और वहां जाने के बाद वो लापता हो गए। लेकिन यहाँ पहुंचने के पहले, हमें 5 मिनट पहले भी मालूम पड़ा है कि जो लापता हुए थे व्यक्ति वो अपने घर अभी से 20 मिनट पहले जमुई जिला में पहुंचे हैं। बहुत बुरी अवस्था में है, शरीर पे उनके कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है। वो जमुई जिले के अपने घर पर अभी से 20 मिनट पहले पहुंचे हैं और इनके परिजन यहाँ हमारे सामने मौजूद है, जो और ज्यादा उस पर अपडेट दे पाएंगे। सर, क्या हुआ है जो गायब हुआ है? रोइए नहीं, बताइए। सर निकल गया था, वहां से गायब हो गया और आज किसी हालत से उसका रोइए नहीं, बताइए। उसका शरीर में बदन नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, किसी हालत से आज मेरे घर पहुंच चुका है। उसके साथ 20,000 रुपया था, वो भी भाई गायब हो गया। खून दलाल ने आखिरी कॉल किया था आपके लखन जी को। यहाँ कॉल किया था कि हम लोग खून देने के बहाने से उसको ले गया था, लेकिन उसने डर के मारे वो भाग गया और उसके साथ 20,000 रुपया था, वो भी ले गया। और उसके शरीर में पैसा नहीं, बदन में वस्त्र नहीं, वैसे वो
खुले नंगे पैर वो अपना घर किसी तरह आज पहुंच गए। सर, पुलिस को आपने 14 फरवरी को लिखवा दी थी, एफआईआर लिखवाई थी, क्या उस पर कार्रवाई हुई है? सर कार्रवाई तो उसके थ्रू से नहीं हुआ, लेकिन किसी हालत से अपना घर पहुंच गया। पुलिस ने मदद की, आपकी मदद हो पाई आपको? पुलिस से तो कोई मदद नहीं हुआ सर इधर। तो इनके परिजन अगर मिले हैं तो वो खुद से डर भागकर जमुई जिले अपने गांव पहुंच गए हैं और यही हालत है, आंख में आंसू आप देख रहे हैं। बिल्कुल रूपाली, देखिए बहुत ही गंभीर मामला है। क्या दलाल की कोई पहचान हो पाई है? क्या पुलिस इस और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्योंकि इस घटना के 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। क्या पुलिस संजीदगी नहीं दिखा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी फिर से एक बार जी शिप्रा। रूपाली, मेरा सवाल ये कि बेहद ही गंभीर मामला है और 4 दिन इस पूरी घटना के बीत चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। क्या दलाल की पहचान हो पाई है? पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इस बारे में जानकारी है कि कल हम लोग खुद बरियातू थाना में गए थे पूछने के लिए कि कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है। तो उन्होंने पहली बात तो कैमरा पे बात करने से इनकार किया और सीधा सीधा कहा कि जांच में टाइम लगता है, फिलहाल हम लोगों के हाथ कुछ नहीं आया है, ना कॉल का सीडीआर निकाला गया है, ना कोई भी किसी भी तरीके की जांच आगे बढ़ाई गई है। ये परिजन जस की तस हालत में इसी तरह रिम्स में रोते बिलखते पड़े रह गए। ना रिम्स प्रबंधक ने इसकी मदद की है और ना ही इससे पहले पूर्व में भी खून दलाल और दवाई दलालों को लेकर लगातार यहाँ से कई कंप्लेंट गई है और जो गरीब मरीज बाहर से आते हैं उन पर ये दलाल। चलिए रूपाली, अब इसका इंतजार है कि कब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी दिखाए और जल्द से जल्द दलाल का पता लग सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, जो चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में रह रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद वहीं से सियासी गतिविधियां चला रहे हैं। पेइंग वार्ड में लालू से मुलाकात को लेकर जेल मैन्यूअल का उल्लंघन किया जा रहा है और जेल मैन्यूअल का लगातार उल्लंघन कर कई विधायक और नेता लालू प्रसाद से मिलने रिम्स पहुंच रहे हैं। पिछली बार रिम्स में जेल मैन्यूअल उल्लंघन को लेकर प्रशासन की खूब किरकिरी हुई थी। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता बेधड़क मिल रहे हैं। यही नहीं, लालू के पास उनके पूर्व सेवादार इरफान और लक्ष्मण भी दिखे। वहीं आरजेडी नेता अभय सिंह और रंजन यादव भी देखे गए। इरफान और लक्ष्मण लालू के पूर्व सेवादार हैं। गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव की इस तस्वीर को आप देख लीजिए। किस तरह खुद गार्ड इनको अंदर लालू प्रसाद के कमरे तक छोड़कर वापस आ रहे हैं। कैमरा देखते ही पूर्व विधायक चेहरा छिपाते नजर आए। लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड के रूम नंबर A11 में रह रहे हैं। जेल मैन्यूअल के उल्लंघन को लेकर पहले भी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि निशिकांत दुबे झारखंड में सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एनआरसी लागू करने की मांग की थी, जिस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे खुद भागलपुर से घुसपैठ कर झारखंड के सांसद बने हुए हैं और वह सबसे बड़ा घुसपैठिया है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में निशिकांत दुबे को घुसपैठ के मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। निशिकांत दुबे जी ही घुसपैठिया है। सबसे बड़ा घुसपैठिया निशिकांत दुबे है, जो भागलपुर से आकर यहाँ का सांसद बन गया। यही घुसपैठिया है। इन्हीं लोग के कारण घुसपैठ का बड़ा बढ़ावा मिला है झारखंड को। कभी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ बस गए, उत्तर प्रदेश के लोग बस गए, तो इनको घुसपैठिए के मुद्दे पर कहने का कोई हक नहीं है। सांसद महोदय से मैं आग्रह करता हूँ, विकास के मुद्दे पे आइए। कोई घुसपैठिया नहीं हमारे झारखंड में, कोई घुसपैठिया मतलब हमारी सरकार इतनी स्ट्रांग है, हम लोग अपने बॉर्डर को चौकसी कर दिए हैं, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा। पार्लियामेंट एक इतनी बड़ी संस्था पे आप इतना हल्का बात करते हैं सांसद महोदय, ये आपको शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा घुसपैठिया आप है
और आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और अपना जहां आपसे आए हैं वहां आपको यदि कोई भेजेगा तो सिर्फ इरफान अंसारी भेजेगा। और गोड्डा कांग्रेस भवन में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने भाषा विवाद को पूरे मुखरता के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाषा विवाद को बंटवारे का रूप दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी माना कि इस विवाद की वजह से इसके फैसले में देरी करना कहीं न कहीं विद्यार्थियों के लिए गलत हो रहा है। साथ ही आदिवासी और मूलवासी को उनका हक देने की बात कही गई। विधायक थे उन्होंने बहुत मुखरता से इस बात को रखा है और जिले में जो जोड़ने की बात हुई वो शायद हम लोगों की पहल और आवाज़ उठाने पर हुई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इसको एक बंटवारे का रूप दिया जा रहा है या कुछ अपने स्वार्थ को लेकर के कुछ लोग उस दिशा में ले रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं के साथ वो गलत हो रहा है। जिस भाषा को हम अभी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे और उम्मीद करते हैं कि वहाँ के युवा जो हैं हमारे युवा जो हैं उसकी परीक्षा दें। वही देखिए, जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल परीक्षा के पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1117 नए अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित किए गए हैं, जबकि पिछली बार पास हुए 406 अभ्यर्थी को फेल घोषित कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट के मुताबिक 4885 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। संशोधित रिजल्ट में अनारक्षित वर्ग से 1552 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति से 362 अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति से 1002 अभ्यर्थी, बीसी 1 से 994 अभ्यर्थी, बीसी 2 से 681 अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 294 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 248 है। बीसी 1 और बीसी 2 का कट ऑफ मार्क्स भी 248 है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 246 कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। एससी का 242 और एसटी का कट ऑफ मार्क्स 232 निर्धारित किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए राजधानी रांची में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर रांची सदर अस्पताल के नए भवन के मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। सदर अस्पताल के नए भवन को प्रबंधन को हैंडओवर करने की 10वीं डेडलाइन भी फेल हो गई। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है। 15 फरवरी को सदर अस्पताल के रांची सुपर स्पेशलिटी भारत भवन का काम पूरा कर अस्पताल प्रबंधन को सौंपने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अभी भी रांची सदर अस्पताल के नए भवन के कई काम बचे हुए हैं। 15 तारीख को ही हैंडओवर देने की बात हुई थी पिछले बार जैसा, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं ये हुआ है। कुछ काम अभी बाकी है। अभी जैसे पेंटिंग का काम चल रहा है, रंगाई पुताई का काम चल रहा है, मगर मेन अभी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, जैसा हम पता किए वहाँ बिल्डर से, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाला काम अभी थोड़ा बाकी है। उसमें हमको लगता है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 500 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों ने पकड़कर उस व्यक्ति को पुलिस को हालांकि सौंप दिया है। मांडर और चान्हो इलाके में प्रतिबंधित मांस का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। शुक्रवार को जुम्मे का दिन होने के कारण सप्लाई की गई थी। पुआल में छुपाकर प्रतिबंधित मांस की तस्करी की जा रही थी। आपको बताते चले कि ऑटो चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ऑटो में बैठा एक व्यक्ति हालांकि भागने में यहां पर सफल रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर धनबाद से, जहां बालू के अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने बालू लदे 6 ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त किया है। इन सभी के पास माइनिंग चालान नहीं थे। हालांकि ट्रैक्टर मालिकों का यहां पर कहना है कि उन लोगों से माइनिंग चालान के नाम पर 1200 रुपए लिए जाते हैं, जबकि चालान सिर्फ 425 रुपए के होते हैं। बावजूद इसके पुलिस उन्हें परेशान करती है।
उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि टुंडी के बड़ाकर नदी से ही बालू आता है और वहाँ इस बालू के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि अविलंब चालान उपलब्ध करा के वहाँ के मजदूर लोग को एक रोजगार का साधन मुहैया करा दें। चालान मिल नहीं रहा है, चोरी छुपे गाड़ी यहाँ आता है, आए दिन पुलिस प्रशासन तंग करती है, माइनिंग का छापा पड़ता है, गाड़ी वाला परेशान हो जाता है, सभी गाड़ी किस्ती पे चलता है, उसी से सबका परिवार रोजगार चल रहा है। 6 गाड़ियाँ जो है 100 सेफ्टी की गाड़ियाँ और एक बड़ी हाईवा जो है वो जब्त की गई है। सभी को धनबाद थाना के हवाले कर दिया गया है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, कोडरमा के सतगावा थाना प्रभारी नीतीश कुमार पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। राजघाटी गांव के 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है और इसी मामले में रूपलाल पासवान ने थाना प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया है। साथ ही एसपी से लिखित शिकायत भी की है, जिसके बाद एसपी ने एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित का आरोप है कि थाना प्रभारी ने 20,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन पैसे नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। फिलहाल कोडरमा सदर अस्पताल में रूपलाल पासवान का इलाज जारी है। हमारा बतियन संगे मारे के सुबह में धकिया कल के तो हमारा छोटका बेटा जो मारने लगा सर, तो हमारा सहेला बेटा कहा सर काहे बड़ा बाबा मार रहे हैं आप भाई, बस 2-4 धमका उसको देख कर कभी हमारा सहेला बेटा को देवलम सा उन्हें धकेल के ले गया सर दूसरा रूम में, हमरा भी धकेल लेके ले गया और छोकरा मारने शुरू कर दी। एक माही एकदम भैंस गाय नहीं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। सतगावा के राजघाटी के एक महिला ने ये जानकारी दी है। संबंध में एसडीपीओ महोदय को जांच के लिए निर्देशित किया गया है और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या सही मामला है। वही देखिए, हजारीबाग के बरही में हनुमान मंदिर में मूर्ति को खंडित करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शफी अहमद है, जो बरही चौक के पास रहता है। हजारीबाग एसपी ने कहा कि बदले की भावना से शफी अहमद ने मूर्ति को खंडित किया था। उन्होंने कहा कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हैं, जिन्होंने मूर्ति खंडित करने के लिए इससे शफी अहमद को उकसाया और उसकी मदद की, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम शफी अहमद है। उनका उम्र 20 वर्ष के आसपास में है। इन्होंने अपना जुर्म कबूला है और मूर्ति तोड़ने की बात इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। जब इनसे हम लोगों ने पूछताछ किया कि मूर्ति आपने किस वजह से तोड़ी थी, तो उसी दिन 12 तारीख के ही दिन एक और घटना हुई थी, जिसमें एक झंडे को कुछ लोगों द्वारा जलाने की कोशिश की गई थी। उसी घटना के आक्रोश में, बदले की भावना से इस घटना को इनके द्वारा अंजाम देने की बात बताई गई है अपने स्वीकारोक्ति बयान में। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल एरिया की सबसे बड़ी परियोजना उरीमारी बंद होने के कगार पर है। सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिलने से कोयला का उत्पादन ठप है। फिलहाल सिर्फ मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, जिसके कारण सीसीएल के 1000 से ज्यादा मजदूरों को बिठा दिया गया है, जबकि लोकल सेल के तहत कोयला लोडिंग कर रोजगार पाने वाले 3 पंचायतों के 5000 से अधिक मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। लोकल सेल से 3 पंचायत के लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। यहाँ सीटीओ नहीं होने के चलते में यहाँ हजारों मजदूर बेरोजगार हो जा रहे हैं और यहाँ के लोग लोकल सेल पर जीविकोपार्जन करते हैं। अगर सीटीओ नहीं मिलता है और यहाँ का प्रबंधन सीटीओ नहीं दिलाते हैं, पहले तो स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और सीटीओ बंद होने से कोयलरे ही नहीं मजदूरों को भी नुकसान है। इसके लिए हमारे स्थानीय जो प्रबंधन है, जीएम साहब स्वयं दिल्ली गए हैं कि जितना जल्दी हम सीटीओ क्लियर करा लें, और सीटीओ क्लियर होगा तो उरीमारी का विकास होगा, यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित करला बेड़ा गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। झारखंड की आजादी के 21 साल के बाद भी इस गांव के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके कारण गांव के लोगों को विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के घर में पीएम आवास बनाया है,
लेकिन यहाँ तो रास्ता नहीं है के कारण ईटा बालू से जो नहीं बना नहीं सका, तो BDO साहब से CA साहब से भी बात हुआ कि आप लोग पत्थर से ये गारा दे के बना सकते हैं। और ऐसे तो हम लोग को पत्थर गारा तो बनाने का उतना खुश नहीं, सभी तरफ मैंने ईटा बालू से बनाया है घर, हम लोग भी ऐसे चाहते हैं, मगर यहाँ तो रास्ता के कारण नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस